प्रश्न 9। भारत में संगठित अपराध पर एक लेख लिखिए। राइट एन एसे ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। उत्तर। भारत में संगठित अपराध ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भारत में संगठित अपराध में आपराधिक क्रियाओं में काफी विस्तार हुआ है। भारत में किसी समय मद्य निषेध की नीति को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत शराब तथा अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री तथा वितरण पर कानून के द्वारा रोक लगा दी गई। चूंकि लोग शराब पीने तथा मादक द्रव्यों के सेवन के आदी थे, अतः उनकी मांग की पूर्ति का कार्य अनेक संगठित अपराधी गिरोह ने किया। अवैध रूप से शराब के धंधे में अनेक आपराधिक समूह सक्रिय हो गए। इसी प्रकार मादक द्रव्यों की तस्करी का कार्य भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। 1970 के दशक में कई अरे कहना क्या चाहते हो? आपराधिक गिरोह ने अपने आप को मादक द्रव्यों की मांग पूर्ति से संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न कर लिया। कुछ अपराधी गिरोह आतंकवादियों, नक्सलवादियों तथा आंदोलनकारियों को अवैध रूप से शस्त्र उपलब्ध कराने लगे। कुछ संगठित अपराधी समूहों ने मुस्लिम देशों में लड़कियां भेजने का धंधा प्रारंभ कर दिया। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संगठित अपराधी गिरोह ने अपना कार्यक्षेत्र विस्तृत कर लिया और अवैध तरीके से करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया और बहुत बड़े अपराधी संगठनों के बॉस बन बैठे। वर्तमान समय में संगठित अपराध का प्रतिनिधित्व अपराध अभिषिक्त सिंडिकेट के द्वारा किया जाता है। आज पुलिसकर्मी, वकील, राजनेता आदि भी किसी न किसी रूप में अपराधी गिरोह से जुड़ गए हैं। कई संगठित अपराधी गिरोह नेताओं ने तो लोकसभा, विधानसभाओं और नगर निगमों आदि के चुनाव जीतकर अपने संपर्कों को इतना विस्तृत कर लिया है कि उनके पकड़े जाने पर राजनीतिज्ञ उन्हें बचाने आ जाते हैं। ये गिरोह तथा सिंडिकेट आर्थिक दृष्टि से काफी संपन्न हो गए हैं। भारत में संगठित अपराध के अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्य प्रमुखतया प्रकाश में आए हैं। ये कार्य हैं मादक द्रव्यों की तस्करी, अपहरण का कार्य, जायदाद हड़पने संबंधी कार्य, धोखाधड़ी, आतंकवादियों को शस्त्र व धन की आपूर्ति करना, मोटर कार चोरी करना, वेश्यावृत्ति कराना, लॉटरी पर नंबर लगाना, मटका आदि। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। एक मादक द्रव्यों संबंधी अपराध। भारत में पिछले दशक से मादक द्रव्यों की तस्करी व अवैध व्यापार का धंधा बहुत तेजी से फैला है। पूरा देश इस व्यापार की गिरफ्त में आ गया है। पूर्व में सिर्फ अवैध शराब बनाने व बेचने का कार्य होता था, किंतु वर्तमान में संगठित अपराधी गिरोह ने यातायात के साधनों के विकास व फोन तथा मोबाइल फोन की मदद से इस कार्य को करने में महारत हासिल कर ली है। इस कार्य में मादक पदार्थों को एक देश से दूसरे देश में सप्लाई किया जाता है। भारत में पाकिस्तान व अफगानिस्तान से हेरोइन, स्मैक, कोकीन आदि मादक द्रव्य संगठित अपराधी गिरोहों तथा दाऊद गिरोह, छोटा राजन गिरोह व अन्य कई गिरोह जो देश विदेश में फैले हुए हैं के द्वारा भारत में भेजे जाते हैं तथा भारत होते हुए ये मादक द्रव्य संसार के अन्य देशों को सप्लाई किए जाते हैं। भारत में युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। महानगरों में तो नवयुवकों में मादक द्रव्य का सेवन फैशन या हो गया है। इन मादक द्रव्यों की मांग पूरी करने हेतु संगठित अपराधी गिरोह कार्य करते हैं। इस कार्य में उन्हें बहुत पैसा प्राप्त होता है। दो अपहरण का कार्य। भारत में अपहरण संबंधी मामले पिछले 5 वर्षों में बड़ी तेजी से बढ़े हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में आई क्रांति ने संगठित अपराधियों के कार्य को बहुत सरल कर दिया है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी व कम जोखिम का क्षेत्र होने के कारण संगठित अपराधी गिरोह के लोग अपहरण के क्षेत्र में तेजी से आगे आ रहे हैं। इन संगठित अपराधी गिरोह के लोगों को राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त होता है। ये धनी लोगों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, अफसरों आदि का अपहरण कर उनसे फिरौती के क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? रूप में मोटी रकम वसूल करते हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश में अपहरण का कार्य तो एक छोटा मोटा उद्योग का रूप धारण कर चुका है। बिहार में डॉक्टरों व इंजीनियरों के अपहरण के मामले सामने आए हैं तथा अपराधी उन्हें मोटी रकम फिरौती लेकर छोड़ रहे हैं। राजस्थान में सुमेधा दुर्लभ जी का अपहरण एक बड़ी घटना थी, जिसमें सुमेधा दुर्लभ जी, जो एक जौहरी की पत्नी थी, का अपहरण बिहार के संगठित गिरोह के अपराधियों ने किया व फिरौती में 10 करोड़ रुपए की मांग रखी। सुमेधा को बाद में पुलिस ने मुक्त करा लिया था। तमिलनाडु व कर्नाटक में वीरप्पन नामक व्यक्ति के गिरोह का आतंक था, जिसने फिल्म अभिनेता राजकुमार का अपहरण कर बदले में बड़ी भारी रकम वसूल की थी। कर्नाटक व तमिलनाडु दोनों राज्य की पुलिस मिलकर भी वीरप्पन को पकड़ नहीं पा रही थी। वर्तमान में भारत के महानगरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई में यह धंधा संगठित अपराधियों द्वारा सुगमता से चलाया जा रहा है। 3. जायदाद हड़पने संबंधी अपराध। वर्तमान में भारत में संगठित अपराधियों द्वारा खाली पड़े जमीन, मकान हड़पने का कार्य व भूस्वामियों से मोटी रकम लेकर उनके मकान, दुकान खाली कराने का कार्य काफी वृहद पैमाने पर चल रहा है। इस कार्य में संगठित गिरोह बहुत पैसा कमा रहे हैं।
धिक्कार है हम पर। 4 अवैध शस्त्रों की पूर्ति। भारत में आतंकवाद के बढ़ते प्रसार व पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन द्वारा आतंकवादियों को समर्थन दिए जाने के कारण अवैध शस्त्रों की पूर्ति संबंधी व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। मेघालय, नागालैंड, कश्मीर, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु आदि ऐसे राज्य हैं जहां ये व्यापार तेजी से फैल रहा है। इन प्रदेशों में विद्रोही, आतंकवादी, नक्सलवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हत्याएं व अन्य अपराध करते हैं तथा संगठित गिरोह उन्हें इस कार्य के लिए हथियार उपलब्ध कराते हैं। अपराधी गिरोह इन्हें पड़ोसी देशों पाकिस्तान व बांग्लादेश से प्राप्त करते हैं तथा भारत में इन्हें आतंकवादियों व अपराधियों को सप्लाई करते हैं। दाऊद गिरोह पाकिस्तान से प्रशिक्षण प्राप्त करके आए आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुंबई में 1992 में हुए बम ब्लास्टों में गोला बारूद व बम दाऊद गिरोह ने ही अपराधियों को उपलब्ध कराए थे। तमिलनाडु के अपराधी गिरोह का नेता वीरप्पन था, जो जंगलों में रहता था। वह हाथी दांत की तस्करी व अवैध शस्त्रों की पूर्ति का कार्य मुख्य रूप से करता था। बिहार व उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर अवैध रूप से शस्त्रों का निर्माण संगठित अपराधी गिरोहों द्वारा किया जाता है तथा उन्हें बाद में पूरे देश में वितरित किया जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। 5 वाहन चोरी का कार्य। संगठित अपराधी गिरोह के लोगों का एक प्रमुख कार्य मोटर, कार, स्कूटर, जीप आदि चोरी कर उन्हें बेचकर धन प्राप्त करना भी है। इस कार्य में जोखिम कम व लाभ अधिक है। इस कार्य में अपराधी गिरोह के सदस्य घरों व बाजारों में खड़ी मोटरसाइकिल, कार, जीप आदि डुप्लीकेट चाबी की मदद से इनके ताले खोलकर उठा लेते हैं तथा बाद में इनका रंग व नंबर, पुर्जे बदलकर दूसरे राज्यों में बेच देते हैं। इस कार्य को करने में संगठित अपराधियों को धन व संपर्कों की आवश्यकता होती है, जो उन्हें पुलिस व राजनीतिज्ञों की मदद से प्राप्त होती है। यह कार्य अब पूरे भारत में फैल चुका है, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। 6 जुआ, सट्टा व लॉटरी पर संबंधी अपराध पूरे भारत में होता है। नंबर लगाना। जुए, सट्टे व लॉटरी पर नंबर लगाने तथा महानगरों, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई व अन्य नगरों में संगठित अपराधियों द्वारा ये बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस कार्य में उन्हें पुलिस व राजनीतिज्ञों का संरक्षण प्राप्त होता है। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 7 वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति से संबंधित कार्य का भी फैलाव भारत में तीव्रता से हुआ है। संगठित गिरोह गांवों व गरीब, पिछड़े राज्यों से सुंदर लड़कियों को उठा लाते हैं तथा बड़े महानगरों व अन्य स्थानों पर उनसे वेश्यावृत्ति कर पैसा कमाते हैं। महानगरों में तो वेश्यावृत्ति हेतु अलग से ही रेड लाइट एरिया होते हैं, जहां पर संगठित अपराधी गिरोह द्वारा वेश्यावृत्ति कराई जाती है। भारत के संदर्भ में विचार करने पर यह सामने आता है कि संगठित अपराधों के बढ़ने के पीछे निम्न दशाएं उत्तरदायी हैं: बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरलता से धन प्राप्त होना, व्यक्तिवादिता की भावना का विकास होना, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा, राजनीतिज्ञों द्वारा वोट प्राप्त करने हेतु संगठित अपराधियों को संरक्षण देना आदि। भारत की वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा वैधानिक दशाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत में भविष्य में संगठित अपराधों के रुकने की संभावना कम ही है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। प्रश्न 10। आत्महत्या क्या है? इमाइल दुर्कीम द्वारा दी गई समाजशास्त्रीय व्याख्या दीजिए। What is suicide? Give sociological explanation given by Emil Durkheim. तो चलिए शुरू करते हैं। आत्महत्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ सुसाइड। आत्महत्या की पूर्व विवेचना से यह तथ्य तो पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि आत्महत्या एक सामाजिक प्रघटना है, जिसकी व्याख्या समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में ही की जानी चाहिए। प्रोफेसर इमाइल दुर्कीम ने आत्महत्या के अनेकानेक कारणों को स्वीकार करते हुए आत्महत्या के 3 प्रकारों को बतलाया है, जो निम्नलिखित है। 1. अहमवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक सुसाइड। आत्महत्या का वह विशिष्ट प्रकार है जिसमें आत्महत्या करने वाले व्यक्ति तथा समूह या समाज के पारस्परिक संबंध एक सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। इससे संबंध समाप्त से हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक निश्चित समय बाद ऐसे व्यक्तियों को स्वयं अनुभव होने लगता है कि समाज के अन्य सदस्य जैसे उसकी उपेक्षा करने लगे हैं। फलतः उसमें एकाकीपन का अनुभव होने लगता है और अंत में वह सोचने लगता है कि उसका अपना कोई नहीं है जो उससे प्रेम, सहानुभूति व अपनत्व रखता हो। ऐसी विषम परिस्थिति उसे स्वयं के लिए असहनीय लगने लगती है और उसके अहम को ठेस लगती है और वह अपनी अहमवादी मनोवृत्ति के कारण आत्महत्या का सहारा लेता है। प्रोफेसर दुर्कीम ने अहमवादी आत्महत्या के लिए सामूहिक चेतना का सहारा लेकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वह ऐसा मानता है कि जिन भी विशिष्ट स्थितियों या परिस्थितियों में समाज के सदस्यों पर सामूहिक चेतना का अधिक प्रभाव रहता है, तो वह समाज के सामूहिक प्रकारों में अधिक सहभागी रहता है, जिसके कारण सहभागी उसे मनोमस्तिष्क में आत्महत्या का प्राथमिक विचार भी नहीं आता। किंतु सामूहिक चेतना का प्रभाव नगण्य होते ही उसका सामाजिक संपर्क सीमित या कम हो जाता है,
जिसके कारण वह स्वयं को उपेक्षित व अकेला सा महसूस करने लगता है और आत्महत्या को प्रेरित होता है। यही मूल कारण है कि गर्मियों के दिनों में ठंड के दिनों की अपेक्षा आत्महत्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि व्यक्तियों में सामाजिक संपर्क कम हो जाता है। इसी प्रकार विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित, तलाकशुदा या परित्यक्त व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते देखे जाते हैं। इसका प्रमुख कारण इन व्यक्तियों का पारिवारिक जीवन से संपर्क कम या नहीं रहता। भारी मिस्टेक हो गया सर। दो परार्थवादी आत्महत्या, एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, सामान्य अर्थ में परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या का विपरीत रूप में कही जा सकती है। परार्थवादी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति में समूहवाद की भावना अत्यधिक प्रबल होती है तथा व्यक्तिवादी भावना का ऐसे व्यक्ति महत्वहीन मानते हैं तथा सामूहिक हित या समूहवाद की भावना से प्रेरित होकर ये आत्महत्या को खुशी खुशी गले लगा लेते हैं। ऐसी आत्महत्या को दुर्खीम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री टॉलकाट पार्सन्स ने परार्थवादी आत्महत्या को व्यक्त करते हुए लिखा है कि परार्थवादी आत्महत्या उस सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है जो सामूहिक हितों के सामने व्यक्ति को समर्पण करने की दृष्टि से शक्तिशाली होती है तथा जिसके सामने सामूहिक जीवन की तुलना में व्यक्ति के जीवन को कम मूल्य दिया जाता है। पार्सन्स के उपर्युक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ व हित सामूहिक हित से इस मात्रा में घुल मिल जाते हैं कि वह स्वहित की जगह सामूहिक हित को सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तो अपने स्वयं का व्यक्तित्व खो देता है तथा वह जो भी करता है या सोचता है उसमें सामूहिक हित को सर्वोपरि मानकर महत्व देता है तथा समाज कुछ से पृथक वह अपना अस्तित्व भी नहीं मानता तो इस प्रकार की अर्थात परार्थवादी आत्महत्या करता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए युद्ध में शत्रुओं से लड़ते हुए सैनिक अपने राष्ट्र के या समूह के हितों को सर्वोपरि मानकर ही मर जाते हैं। सैनिकों का इस प्रकार का कार्य परार्थवादी आत्महत्या की श्रेणी में ही गिना जा सकता है। इसी प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी की हत्या भी परार्थवादी आत्महत्या कही जा सकती है। 3. अस्वाभाविक या असामान्य आत्महत्या, अनोमक सुसाइड। अस्वाभाविक या असामान्य आत्महत्या का सामान्य आशय व्यक्ति के सामने उन असामान्य या अस्वाभाविक परिस्थितियों का जन्म लेना है जिनका सामना उसने सामान्य जीवन में कभी न किया हो। ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने से व्यक्ति परिस्थितियों से सामंजस्य व अनुकूलन करने की स्थिति में स्वयं को तैयार नहीं कर पाता और आत्महत्या कर लेता है या आत्महत्या करने को प्रेरित हो जाता है। दुर्खीम ने इस अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। संबंध में लिखा है कि असामान्य अस्वाभाविक स्थिति आदर्शविहीनता की एक अवस्था है, स्वाभाविकता का अभाव है, नियमों का निलंबन है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसे हम नियमविहीनता कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति के सामने अचानक ऐसी विषम सामाजिक स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसका साक्षात्कार पूर्व में उसने कभी न किया हो तो ऐसी अस्वाभाविक परिस्थिति में वह अपने आप पर सामान्य नियंत्रण नहीं रख पाता और आत्महत्या को प्रेरित होता है या आत्महत्या करता है। व्यापार में अनायास बड़ा घाटा लग जाने या शेयर में नुकसान हो जाने पर की जाने वाली आत्महत्याएं इसी श्रेणी की आत्महत्या कहलाएंगी। इसी प्रकार गरीब व्यक्ति को अचानक लॉटरी से करोड़ों रुपया मिल जाए और वह अपनी इस नई स्थिति में सामंजस्य न बिठा पाए और आत्महत्या कर ले तो इस प्रकार की आत्महत्या भी इसी श्रेणी की आत्महत्या मानी जाएगी। इमाइल दुर्खीम का कहना है कि आर्थिक विसंगति ही नहीं वरन अन्य सभी प्रकार की विसंगतियां व्यक्ति को आत्महत्या को प्रेरित करती हैं। उदाहरण के रूप में हम पारिवारिक विसंगति को ले सकते हैं। पारिवारिक विसंगति तब उत्पन्न हो जाती है जब परिवार के पति या पत्नी का देहांत अचानक हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में जीवित रहने वाला पति या पत्नी के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसकी कुछ समय पूर्व तक उसने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में अनुकूलन या सामंजस्य न कर पाने की स्थिति में जीवित रहने वाला पक्ष आत्महत्या को प्रेरित होता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल इवैल्यूएशन। प्रोफेसर इमाइल दुर्खीम के आत्महत्या संबंधी विचारों का मूल्यांकन करते हुए कहा जा सकता है कि दुर्खीम ने एक समाजशास्त्री होने का पूर्ण दायित्व निर्वाह करते हुए अपने तर्कपूर्ण अध्ययन द्वारा आत्महत्या को एक विशुद्ध सामाजिक तथ्य मानकर उसे सामाजिक परिवेश में प्रस्तुत करके आत्महत्या के लिए सामाजिक अस्वस्थ परिस्थितियों अर्थात सामाजिक विसंगतियों को प्रमुख कारण तत्व सिद्ध करने का सफल प्रयोग किया और जिसमें वे एक बहुत बड़ी सीमा तक सफल भी हुए। यही वह महत्वपूर्ण कारण है कि दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या का सिद्धांत आज भी समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण अध्ययनों में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए है। इस दृष्टि से इसे आज भी मार्गदर्शक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में मान्यता दी जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है, आत्महत्या चाहे अहमवादी हो या परार्थवादी व अस्वाभाविक, वह पूर्ण रूप से सामाजिक कारकों के फल के रूप में स्वीकार की गई है, अर्थात सामाजिक अस्वस्थ परिस्थिति इसकी उत्तरदायी होती है।
किंतु इन बातों के पश्चात भी जब हम किसी भी विद्वान के विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना पक्षपात के तथा बिना अपने पराये सोच के निष्पक्षता की कसौटी पर कसकर करना चाहिए। इस रूप में इमाइल दुर्खीम का यह दावा पूर्णतः सत्य प्रमाणित नहीं होता है कि आत्महत्या के लिए पूर्णतः सामाजिक कारण ही जिम्मेदार है या उत्तरदायी कारण तत्व है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक कारणों के अतिरिक्त भी अन्य कारण तत्व आत्महत्या को प्रभावित करते हैं। इस रूप में कहा जा सकता है कि प्रोफेसर दुर्खीम ने इस सिद्धांत में सामाजिक कारकों को अत्यधिक महत्व दे दिया है, जो आलोचना का प्रमुख एवं अंतिम बिंदु कहा जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आत्महत्या, समाजशास्त्रीय व्याख्या दुर्खीम। सुसाइड, सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन डर्कहाइम। प्रोफेसर इमाइल दुर्खीम का कहना है कि किसी भी समाज में घटित होने वाली आत्महत्याओं का तर्कपूर्ण विश्लेषण समाजशास्त्रीय आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक समाज की अपनी कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती है, जो कि समाज के सदस्यों को निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं और इन विशिष्ट परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है। दुर्खीम का ऐसा मत है कि समाज या समूह में कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां या दशाएं बन जाती हैं, जिसके प्रभाव से प्रभावित होकर व्यक्ति आत्महत्या करने को प्रेरित होता है या करता है। दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या समाज या समूह के अस्वस्थ प्रभाव का प्रतिफल है। प्रत्येक व्यक्ति की अनेक सामाजिक, आर्थिक व मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति कोई भी व्यक्ति स्वयं की करने में सक्षम नहीं होता, जिसके कारण ही वह समाज या समूह के अन्य सदस्यों के साथ रहकर पूर्ण करने का प्रयास करता है। इसके लिए वह दूसरे सदस्यों को सहयोग करता है तथा उनसे भी सहयोग की आशा करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आवश्यकताएं, यही नहीं, अभी और सुनिए, वह विशिष्ट केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर समाज या समूह प्रक्रियात्मक रूप में चक्कर लगाता रहता है। आवश्यकताओं के कारण व्यक्ति समाज या समूह में परस्पर प्रेम, सहयोग, एकता, अपनत्व के साथ रहने की कामना संजोए रहता है। प्रेम, सहयोग, अपनत्व व एकता के फलस्वरूप व्यक्ति की जीवन आनंद से भर जाता है। हर तरफ उसे खुशियां ही खुशियां दिखाई देने लगती हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद से परिपूर्ण होता है। ऐसी विशिष्ट स्थितियां व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। ऐसी स्थितियां समाज के स्वस्थ प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं, किंतु इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसी अस्वस्थ सामाजिक परिस्थितियां भी समाज या समूह में उत्पन्न होती रहती हैं, जिनके कारण व्यक्ति असंतुष्ट, असुरक्षित, अकेला, निराश व डहकी होने लगता है। अनेक प्रकार के संदेह व शंकाएं जन्म लेने लगती हैं। अपनत्व की भावना की जगह घृणा, द्वेष व जलन की भावना विकसित होने लगती है। सामाजिक जीवन का महत्व एक सीमा तक अनुपयोगी लगने लगता है। मन में भय या असुरक्षा की भावना तीव्रता से फैलकर मानसिक शांति को भंग कर देती है। जीवन में चारों ओर उसे अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगता है। प्रकाश की छो किरण भी जब दिखाई नहीं पड़ती तो व्यक्ति अंततोगत्वा सोचने लगता है कि जीवन रूपी गोद से अच्छी तो मौत की नींद है। ऐसा जीवन भी कोई जीवन है। इससे अच्छा तो ये जिंदगी ही खत्म हो जाए, सब प्रपंचों से मुक्ति मिल जाएगी, सभी दैख, तकलीफें व समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और ऐसी सभी बातें व स्थितियों से प्रेरित होकर या विवश होकर आत्महत्या को तैयार होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, समझ रहे हो, कि ऐसी विषम परिस्थितियां जिनमें व्यक्ति को अपने चारों ओर दुख ही दुख, अंधकार ही अंधकार तथा कष्ट ही कष्ट का अनुभव होने लगता है। ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति को जीवन समाप्त करने को प्रेरित करने लगती है। ऐसी परिस्थितियां समाज की अस्वस्थ प्रभाव की परिचालक है। दुर्खीम ने इस संबंध में लिखा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शक्ति की निश्चित मात्रा से पूर्ण एक सामूहिक दबाव होता है, जो व्यक्ति को आत्महत्या करने को विवश करता है। उक्त कथन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक, सामूहिक परिस्थितियों के द्वारा अस्वस्थ परिस्थितियां ही आत्महत्या करने हेतु व्यक्ति को विवश करती है। अतः आत्महत्या का वास्तविक कारण तत्व समाज की वे अस्वस्थ सामाजिक परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक परिवेश में ही फलती फूलती है। वास्तविकता यह है कि आत्महत्या प्रकट में चाहे व्यक्तिगत कार्य लगता है, किंतु वास्तव में ये सामाजिक प्रतिफल है। इस संबंध में दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के कार्य जो शुरू से ही उसके व्यक्तिगत स्वभाव की अभिव्यक्ति प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उस सामाजिक दशा के पूरक तथा प्रसारक होते हैं, जिसे वे बाहरी रूप से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दुर्खीम आत्महत्या के लिए अस्वस्थ सामाजिक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराता है। दुर्खीम का विचार है कि सामाजिक एकता, पारिवारिक स्थिति या परिस्थिति, धार्मिक व राजनैतिक पक्ष आदि आत्महत्या के कारण तत्वों के रूप में गिने जा सकते हैं। शाबाश बेटा। इमाइल दुर्खीम का मत है कि आत्महत्या सामाजिक एकता, सोशल सॉलिडारिटी की कमी को प्रदर्शित करती है।
सामाजिक एकता का आशय सामूहिक चेतना का शक्तिशाली होना है तथा सामूहिक चेतना समाज या समूह के सदस्यों को समाज या समूह के साथ एकरूपता स्थापित करने की प्रेरणा देती है। इस रूप में आत्महत्या सामाजिक एकता की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। दुर्खीम धर्म, रिलीजन व परिवार, फैमिली को आत्महत्या रोकने की महत्वपूर्ण संस्था, इंस्टीट्यूशन मानता है। इसी प्रकार राजनैतिक संगठन के संबंध में दुर्खीम कहता है कि राजनैतिक संगठन जितना अधिक शक्तिशाली होता है उतनी ही कम आत्महत्याएं होती है। एमाइल दुर्खीम ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित करने के पूर्व आत्महत्या से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया तथा एकत्रित तथ्यों को विश्लेषण करके निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्षों को प्राप्त किया, जैसे 1. आत्महत्या की संख्या जनसंख्यात्मक दृष्टि से प्रति वर्ष लगभग समान रहती है। 2. आत्महत्या की संख्या सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में अधिक होती है। 3. आत्महत्या तुलनात्मक रूप से स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक करते हैं। 4. तुलनात्मक रूप में कम आयु सीमा में कम तथा अधिक आयु सीमा में अधिक आत्महत्याएं होती हैं। बहुत बढ़िया मुन्ना। 5. ग्रामीण परिवेश में रहने वाले नगरीय परिवेश में रहने वालों की तुलना में आत्महत्या कम करते हैं। 6. सामान्य जन की तुलना में सैनिक अधिक आत्महत्या करते हैं। 7. प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों की तुलना में कैथोलिक धर्मावलंबियों में आत्महत्या कम होती है। 8. विवाहित व्यक्तियों में अविवाहित व्यक्ति व विधवा, विधुर, परित्यक्ता आदि की तुलना में कम आत्महत्याएं पाई जाती हैं। 9. बच्चे वाले व्यक्तियों की तुलना में गैर बच्चे वाले व्यक्ति अर्थात निसंतान जिनके जन्म नहीं होता या होकर मर जाते हैं आत्महत्याएं अधिक करते हैं। उपर्युक्त निष्कर्षों के तथ्य एक समान दृष्टि में भौगोलिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतीत होते हैं, किंतु जैसा कि दुर्खीम का कहना है कि यदि गंभीरता एवं सूक्ष्मता से इनकी जांच की जाए तो निष्कर्ष स्वरूप सामाजिक कारण ही मूलतः दिखाई देंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आत्महत्या सामाजिक दशा का प्रतिफल है। इसी से यह एक सामाजिक तथ्य है तथा समाज अस्वस्थ प्रभाव का फल कहा जा सकता है।